हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो स्टार्ट करते हैं आज से एक नया ब्रांड न्यू टॉपिक जो कि PT365 इकोनॉमिक्स के लिए है। और आज ये हमारा PT365 के रिस्पेक्ट में एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। और वो यूनिट कौन सी है? पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। और उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। देखो बहुत बेसिक सा है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक कंट्री से पैसा भेजा गया और दूसरी कंट्री में वो पहुंच गया, ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है। ये कितना बड़ा है? बोला ये जा रहा है कि 2023 तक जो इसका डेटा है वो लगभग 290 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, कितना? 290 ट्रिलियन डॉलर। जब इतना बड़ा अमाउंट है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। और इसी बारे में ध्यान रखते हुए दो संस्थाएं, RBI और दूसरी है BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसने क्या काम किया? G20 के इस परिप्रेक्ष्य में एक इनोवेशन हब को ऑर्गेनाइज किया। इनोवेशन हब का मतलब क्या है? जो इसके बुद्धिजीवी लोग हैं सब लोग आपस में आके मिले और इन लोगों से बोला गया कि आप लोग एक काम करिए कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इसमें हो रहा है, इसके ऊपर बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, एफिशिएंसी इसमें कैसे ला सकते हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे ला सकते हैं, इसमें सिक्योरिटी कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में कुछ सुझाव दिए। ये बेसिक सी न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ से हमें क्या समझ में आना चाहिए? बिकॉज इस आर्टिकल में सब कुछ बोगस है। इस आर्टिकल में आपके लिए बस कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। वो सबसे पहले क्या हो जाता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता क्या। सबसे पहला ये है। दूसरा, आपको पता होगा इसके बारे में न्यूज़ क्यों आई है? BIS ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो हो रहा है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे? उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ टूल होते हैं। वो क्या है, या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किस तरीके से वर्क करता है, और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं जिसके जरिए से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है। जैसे यहां पर एक वर्ड यूज होगा स्विफ्ट, ठीक? स्विफ्ट होगा। तो अब ये स्विफ्ट क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। साइमल्टेनियसली चौथा होगा कि ये जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, मतलब कि इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट डिले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता क्या है। हम लोग आर्टिकल के जरिए से आने की कोशिश करते हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट दो तरीके का होता है। एक वो तरीका है कि जिसमें दो इंटरनेशनल बैंक जो कि अलग अलग कंट्री के हैं वो एक दूसरे में आपस में अकाउंट खोल लेते हैं। दो इंटरनेशनल बैंक जो कि दो अलग अलग कंट्री से हैं वो क्या काम करते हैं? एक दूसरे के अकाउंट खोल लेते हैं। अब मान लो कि एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का बैंक है और एक जापान का बैंक है। तो जो जापान का बैंक है उसने कहां अकाउंट खोला? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले बैंक में। और वही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाला बैंक जहां पर जापान वाले ने अकाउंट खोला उसने अमेरिका वाले में खोल लिया। तो ये दोनों आपस में खोल लिया। इससे क्या होगा? फॉरेन करेंसी को ट्रांजैक्शन करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। तो मान लो कि कोई एक बंदा है जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहता है, उसने इस पे कितने रुपए जमा किए? $100, और बोला कि ये पैसा कहाँ भेज दिया जाए? जापान में। तो जापान में जब ये आएगा तो जापान वाला जो बैंक था उसका यहाँ पे अकाउंट खुला हुआ है, तो यहाँ पर ये किस रुपए में कन्वर्ट होकर मिल जाएगा आपको? येन के रुपए में। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। तो ये एक तरीका होता है जब दो इंटरनेशनल बैंक आपस में एक दूसरे के साथ अकाउंट खोलते हैं ताकि फॉरेन करेंसी को ट्रांसफर किया जा सके। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब दो इंटरनेशनल बैंक जिनका आपस में अकाउंट नहीं है, अब क्या सिचुएशन की जाए? तो ये होता है कि जो दो अलग अलग बैंक है वो किसी एक कॉमन बैंक में अकाउंट खोल लेते हैं। तो यहां से अमाउंट भेजा गया इनमें और फिर ये अमाउंट जो था ये ट्रांसफर हो गया दूसरे वाले बैंक के ऊपर। तो या ऐसे बोल सकता है कि दूसरे वाले बैंक ने इसमें से आगे अमाउंट पैसा निकाल दिया। तो इस वाली सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम, जिसमें एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक बीच में हो जाता है जहां पर इसका अकाउंट भी इसमें होगा और इनका अकाउंट भी इसमें होगा। फिर ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करते हैं? इसमें ट्रांसफर करते हैं और यहाँ से पैसा इनको मिल जाता है, चाहे वो ट्रांसफर कर दे चाहे उनको पैसा मिल जाए। इज दैट क्लियर? बहुत बेसिक सा है, यही क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है। अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और भी कई तरीके से हो सकता है, जैसे आपने कभी कभी पेपाल का नाम सुना होगा। पेपाल एक कंपनी है जिसको पीटर थिल ने बनाया था इलॉन मस्क के साथ मिलकर, और भी कई लोगों के साथ मिलकर बनाया था पेपाल कंपनी, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को देखती है। अगर आप किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं जो कि इंडिया में नहीं मिलता, तब आपको अगर पेमेंट करना होगा तो आप पेपाल की मदद ले रहे होंगे। बाकी हम वहाँ पे बताने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं फिलहाल। उसके बाद और क्या होगा? गूगल पे के जरिए से क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है। एप्पल पे के जरिए से हो सकता है? माइट बी पॉसिबल, डेफिनेटली हो सकता है। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? और तरीकों में हम देख लें, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपका इंडिया में क्रेडिट कार्ड है लेकिन वो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होता है, आप जाकर दूसरी जगह पे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पे भी ये भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है या ट्रांजैक्शन है। उसी के जरिए से क्रिप्टो करेंसी
क्रिप्टो करेंसी अगर आपको खरीदनी है या बेचनी है तो उसमें भी जो ट्रांजैक्शन होगा वो भी कहीं ना कहीं कैसा होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो रहा होता है। बात समझ में आ गई, बेसिक सी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक क्या था कि हमने बताया था कि इसके बारे में किसने आरबीआई के साथ मिलकर गठजोड़ किया है, वो क्या है, BIS ने, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि 1930 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आई थी 1929 एंड 30 में, उसके बाद इस बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और ये बैंक कहाँ पर इस्टेब्लिश है, बेल्जियम में। ये बैंक जो है कहाँ पर इस्टेब्लिश है, ये बैंक इस्टेब्लिश है बेल्जियम में। अब बेल्जियम के साथ और भी कई कंट्रीज है, जैसे G10 की जो सेंट्रल बैंक है वो सब इसमें, कई लोग इसमें। तो इसका मेन पर्पस क्या था कि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनकी जो सेंट्रल बैंक है उनका एक ग्रुप बनाया जाए, ताकि जो सेंट्रल बैंक है उनको आगे से ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन लाइक सिचुएशन ना हो, ताकि ना हो उसके लिए उनको मॉनेटरी पॉलिसी के संबंध में कुछ सजेशन दिए जाए। इसी तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताया जाए और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया जाए। इस वजह से 1930 में बेल्जियम में एक संस्था का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जिसको हम लोग BIS बोलते हैं। और उस संस्था ने अभी क्या किया है, जिसके बारे में हम अभी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कहां पर ये एस्टैब्लिश है, बेल्जियम में एस्टैब्लिश है। इसमें कौन कौन मेंबर होता है, दुनिया की सबसे रेप्यूटेड जो कंट्रीज है, इकोनॉमीज है, उनके सेंट्रल बैंक्स इसके कहीं ना कहीं मेंबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब उसके बाद एक वर्ड इसमें यूज हो रहा था इसी आर्टिकल में, स्विफ्ट का। आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये स्विफ्ट क्या है इसको जान लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री ये है, दूसरी कंट्री ये है, यहाँ से कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया गया है यहाँ, तो जो ये कंट्री ने पैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, मैसेजेस जो जा रहे हैं वो क्या है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन में जो एक मैसेज ड्रॉप होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एक मैसेज इनके पास आएगा कि भैया हाँ यहाँ से पैसा ट्रांसफर हो गया है, एक मैसेज इनके पास आएगा कि हाँ यहाँ पे पैसा हमको मिल गया है। तो ये जो मैसेजिंग टूल है वो स्विफ्ट है। स्विफ्ट क्या करता है, ये एक तरीके की मैसेजिंग टूल है। ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का अमाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपका इसमें नहीं होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। नेक्स्ट, ये बात हो गई। अब मैटर, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि BIS के बाद स्विफ्ट हमने देख लिया, ये देखा। अब क्या बचा है इसके लिए, इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। इससे ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं बढ़ेगा, उसी के तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा, और इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ इसमें और सिग्निफिकेंस क्या है कि इसकी वजह से जो हमारे का रेमिटेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारे का जो रेमिटेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और रेमिटेंस में जो हमारी ग्रोथ है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 8% की है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है, अगर हमने किसी भी चीज़ में कुछ इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट हमें हर साल कितना रिटर्न दे रहा है, उस चीज़ को नापने के लिए हम लोग CAGR का यूज़ करते हैं, CAGR का यूज़ करते हैं। और वो रेमिटेंस के रिस्पेक्ट में इंडिया के लिए कितना है, 8% है, बहुत अच्छा है। उसके बाद ट्रैवल हमारे क्या बढ़ेगा, अच्छी बात है। हमारे क्या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आप इस आर्टिकल में थोड़ा सा चीज़ देख लीजिएगा कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर के पेमेंट को लेके क्या क्या काम कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है कि RBI ने एक पेमेंट विजन को पब्लिश किया है। क्या किया है, एक पेमेंट विजन को पब्लिश किया है। बकवास बात है, छोड़ सकते हैं। दूसरा आर्टिकल देखिए कि जैसे आप UPI से पेमेंट इंडिया में करते हो, क्या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आप UPI के जरिए कर सकते हो। तो बोला ये जा रहा है कि हाँ, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी UPI के जरिए किए जा सकते हैं। उसके लिए एक स्पेसिफिक संस्था बनाई गई है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL, जिसका काम ही यही होता है कि UPI का जो पेमेंट है वो इंटरनेशनली हम किस तरीके से एक्सेप्ट करा सकते हैं, उसके बारे में काम करो। और इसी के मद्देनज़र भारत का कई कंट्रीज के साथ, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि UAE, जैसे कि मॉरिशस, नेपाल, भूटान, इन सब के साथ हमारा करार हो चुका है। अब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं UPI के ट्रांजेक्शन को यूज़ भी कर सकते हैं। बाकी के कुछ पॉइंट और हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत बेसिक सा टॉपिक था।